नमस्कार, केपी न्यूज 24/7 में आपका स्वागत है। मैं हूं अश्विनी आपके साथ। चलिए एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। बीदर शहर में पारा 49 से 40 डिग्री दर्ज, जिले के कुछ भागों में 42 डिग्री के पार। डॉक्टर BR अम्बेडकर जयंती सरल रूप से मनाए, डॉक्टर DC गोविंद रेड्डी ने कहा। बेंगलुरु में 38 डिग्री सेल्सियस तापमान के साथ साल का सबसे गर्म दिन रिकॉर्ड किया गया। बीजेपी के बागेश्वरप्पा ने प्रचार के लिए पीएम मोदी की तस्वीर के इस्तेमाल पर कैबिनेट याचिका दायर की। सहारनपुर में बोले पीएम मोदी, कांग्रेस के घोषणा पत्र में पूरी तरह मुस्लिम लीग की छाप। मुस्लिम लीग से श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने किया गठबंधन, पीएम मोदी के बयान पर कांग्रेस की तीखी प्रतिक्रिया। अब समाचार विस्तार से। बीदर जिले में मार्च के अंतिम सप्ताह में ही गर्मी ने अपने तीखे तेवर दिखाना शुरू किए, जो अब प्रकोप में बदल गए हैं। जिले के कुछ क्षेत्रों में पिछले 24 घंटों में 42 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। बीदर शहर में भी 49 से 40 डिग्री दर्ज किया गया है। इस बढ़ते तापमान से लोगों में हाहाकार मचा हुआ है। तेज धूप और लू के कारण दोपहर 12 बजे के बाद लोगों का बाहर निकलना मुश्किल हो गया है। घरों में भी अधिक गर्मी है, जबकि बिना फैन, कूलर और एसी से गुजारा करना कठिन हो गया है। इस बढ़ते तापमान और गर्मी के होने के बाद भी जिले भर से स्वास्थ्य संबंध कोई अप्रिय घटना नहीं घटी। मौसम विभाग द्वारा बीदर रेड जोन में शामिल है। इस बढ़ते तापमान और तेज धूप को देखते हुए मौसम विभाग और प्रशासन ने एहतियात करने के निर्देश जारी किए हैं। बीदर के कुछ बुजुर्गों का कहना है कि इस प्रकार का गर्मी का प्रकोप बहुत सालों बाद देखा जा रहा है। इससे पहले 90 के दशक में देखा गया था। बीदर में इस गर्मी के मौसम में अभी पेयजल की किल्लत नहीं हुई है। हालांकि कुछ ग्रामों में कुछ समस्या सामने आई है, लेकिन प्रशासन द्वारा व्यवस्था की गई है और पानी की समस्या नहीं है। लेकिन कुछ क्षेत्रों में विद्युत की समस्या जरूर उत्पन्न हो रही है, जिससे लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। आप सभी प्रशासन द्वारा जारी किए दिशा निर्देशों का पालन करते हुए धूप के समय घरों से बाहर न निकले, छाता, कैप आदि का इस्तेमाल जरूर करें। पानी अधिक से अधिक पिए, चाहे प्यास न भी हो तो पानी पीना चाहिए और लू से अपने आप को बचाएं। विशेषकर छोटे बच्चों को सावधानी बरतने की जरूरत है। 14 अप्रैल को सभी के साथ अम्बेडकर जयंती को सरल और प्रतीकात्मक तरीके से मनाए, जिला कलेक्टर और जिला निर्वाचन अधिकारी गोविंद रेड्डी ने कहा। वे शनिवार को जिलाधिकारी कार्यालय कक्ष में अम्बेडकर जयंती के अवसर पर आहूत प्रारंभिक बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। इस साल अम्बेडकर जयंती मनाए जैसा कि हमने पिछले साल मनाया था, क्योंकि लोकसभा आम चुनाव आचार संहिता लागू है। 14 अप्रैल को सुबह 9 बजे बीदर शहर में अम्बेडकर चौक पर पुष्पांजलि अर्पित की जाएगी। उन्होंने कहा कि जिले के सभी सरकारी कार्यालयों और स्कूल कॉलेजों में अम्बेडकर की तस्वीर लगाई जाए और उस दिन उनकी पूजा की जाए। जिला पुलिस अधीक्षक चंद्रबसवन्ना SL ने बात की और जुलूस के दौरान समय तय किया। उन्होंने कहा कि यदि प्रत्येक क्षेत्र से आने वाले जुलूस के लिए स्वयंसेवकों को नियुक्त किया जाए तो हमारी पुलिस उनके संपर्क कर सकेगी और जुलूस सुचारू रूप से संचालित हो सकेगा। अस्पताल और न्यायालय परिसर जैसे क्षेत्रों में डीजे ज्यादा शोर न करें। चुनाव आचार संहिता के मुताबिक रात 10 बजे तक कार्यक्रम की इजाजत है। अम्बेडकर चित्र जुलूस के दौरान एक अच्छा संदेश लिखना चाहिए, जिससे समाज में एक अच्छा संदेश जाए। उन्होंने कहा कि जुलूस में शामिल होने वालों को एक अच्छा संदेश और अम्बेडकर का अच्छा चित्र देकर पुरस्कृत किया जाना चाहिए। इस बैठक में जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी डॉक्टर गिरीश बड़ोले, समाज कल्याण विभाग के उपनिदेशक सिंधु HS, बीदर नगर आयुक्त शिवराज राठौड़, समुदाय के नेता अनिल बेलदार, बाबू पासवान, मारुति बौधे, राजू कड़ियाड़, महेश गौरनाकर, विष्णुवर्धन वलादोड्डी, कल्याण राव भोसले, राजकुमार बन्नूर, सुधाकर याकाम्बेकर, फर्नांडिस हिप्पालगांव, पंडित चिद्री, विजय कुमार सोनारे समेत अन्य मौजूद रहे। कैमरामैन पपुराज का कवरेज। पूर्वभावी संबंध आದರೂ ನಾವು ನೀವು ಒಂದ್ಸಲ ಸೇರಲಿಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗ್ತೈತಿ ಮತ್ತು ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಇರಲಿ ಅನ್ನೋ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ಇದನ್ನು ಕರೆದಿದ್ವಿ. ನಿನ್ನೆ ಬಿಟ್ಟು 2 ಡೇಸ್ ಬಿಫೋರ್ನು ನಾವು ಬಾಬು ಜಗಜೀವನರಾವ್ ರಾಮ್ ಅವರ ಪೂರ್ವಭಾವಿ ಸಭೆಯನ್ನು ಸಹ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಸೊ ಇವತ್ತು ನಾವು ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರ ಜಯಂತಿ ಪೂರ್ವಭಾವಿ ಸಂಬಂಧನೂ ಇವತ್ತು ನಾವು ಸೇರಿವಿ. ಸೊ ತಾವೆಲ್ಲ ಸಲಹೆ ಸೂಚನೆ ಏನೇನು ಕೊಡ್ತೀರ ಅದನ್ನು ನಾವು ಸೇರಿಕೊಂಡು ಮಾಡೋಣ. ಸೊ 12ನೇ ತಾರೀಕಿಂದ ನಮ್ಮ ನಾಮಿನೇಷನ್ ಚಾಲೂ ಇದೆ. 12th ಲಕ್ಕಿಲಿ 14ನೇ ತಾರೀಕು ರಜೆ ಇದ್ದೇ ಇರ್ತದೆ, ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಜಯಂತಿ ಸಂಬಂಧ ರಜೆ ಇರ್ತೈತಿ. ನಾಮಿನೇಷನ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ಗೆ ಏನೂ ತೊಂದರೆ ಆಗಲ್ಲ. ನಮಗಂತೂ ನಾಮಿನೇಷನ್ ಅವತ್ತು ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಈಗ ಇನ್ನು ಮೆರವಣಿಗೆ ಮಾಡಿದ್ರು ನಮ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ಗಾಗಲಿ ಪಕ್ಷಗಳಿಗಾಗಲಿ ನಮಗೂ ಯಾವುದೇ ತೊಂದರೆಗಳು ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ
ಸಂಡೇನೂ ಇದೆ ಪ್ಲಸ್ ಅವತ್ತು ಬೈ ಡಿಫಾಲ್ಟ್ ಸೂಟಿನೂ ಇರ್ತದೆ. ಸೂಟಿ ದಿವಸ ನಮ್ಮ ನಾಮಿನೇಷನ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಇಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಚುನಾವಣಾ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಿಂದ ಜಯಂತಿ ಅಡ್ಡ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಅಷ್ಟೇನು ಇನ್ವಿಟೇಷನ್ ಕಾರ್ಡ್ ನಮ್ಮಿಂದ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಪ್ರತಿ ಸಲ ನಾವೇನು ಆಫೀಷಿಯಲ್ ಇನ್ವಿಟೇಷನ್ ಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಲ್ಲ, ಅದು ಇನ್ವಿಟೇಷನ್ ಕಾರ್ಡ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂದರೆ ನಾವು ಮಿನಿಸ್ಟರ್ಸು MLA ನಾವು ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ನಾವು ಇನ್ವೈಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಇನ್ವಿಟೇಷನ್ ಕಾರ್ಡ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಒಂದು ನಮ್ಮಿಂದ. ಎರಡನೇದು ನಮ್ಮ ಕಡೆಯಿಂದ ಆಫೀಷಿಯಲ್ ಮೆರವಣಿಗೆ ನಮ್ಮ ಕಡೆಯಿಂದ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಇವೆರಡು ನಮ್ಮ ಕಡೆಯಿಂದ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಉಳಿದಂತೂ ನೀವು ಮೆರವಣಿಗೆ ಸ್ಟೇಜ್ ಫಂಕ್ಷನು ತಾವು ಮಾಡ್ಕೊತೀರಿ ಪ್ರತಿ ಸಲ. ಅದೇ ರೀತಿ ತಾವು ಮಾಡಿಕೊಡ್ರಿ. ಸೊ ಅನಾಫೀಷಿಯಲ್ ಏನಾರ ಸಹಾಯ ಸಹಕಾರ ಹೆಲ್ಪ್ ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ನವರು ತಮ್ಮ ಜೊತೆ ಪ್ರತಿ ಸಲ ಮಾಡಿದಂಗೆ ಸೇರಿಕೊಂಡು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಪ್ರತಿ ಸಲ ಕೋಡ್ ಆಫ್ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಇದ್ದರೂ ಸಹ ತಾವೆಲ್ಲ ಸೇರಿ ಸರಳ ಸಾಂಕೇತಿಕವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಕಡೆ ಇರ್ತೀವಿ. ಮತ್ತು ತಾವು ಪ್ರತಿ ಸಲ ಮೆರವಣಿಗೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ವಿಜೃಂಭಣೆಯಿಂದ ಮಾಡ್ತೀರಿ. ಅದೇ ರೀತಿ ತಾವು ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಂತೇಳಿ ನಮ್ಮದು ವಿನಂತಿ ಇದೆ. ಸೊ ತಾವೆಲ್ಲ ಹಿರಿಯರು ಮತ್ತೇನಾದ್ರು कर्नाटका की राजधानी बेंगलुरु में शुक्रवार 5 अप्रैल को साल का अब तक का सबसे गर्म दिन दर्ज किया गया है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग IMD के अनुसार केम्पेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर अधिकतम तापमान 38.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। 14% की सापेक्ष आर्द्रता के साथ हवाई अड्डे पर न्यूनतम तापमान 22.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। बेंगलुरु शहर और HAL हवाई अड्डे दोनों पर अधिकतम तापमान 37 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है, जबकि बेंगलुरु शहर का न्यूनतम तापमान 18% की अपेक्षा आर्द्रता के साथ 24 डिग्री सेल्सियस था। HAL हवाई अड्डे का पारा स्तर 24% की सापेक्षा आर्द्रता के साथ 22.5 डिग्री सेल्सियस तक गिर गया। बेंगलुरु में अगले 36 घंटों में तापमान 38 डिग्री के आसपास रहने की संभावना है। रिपोर्ट्स के मुताबिक बारिश की उम्मीद दूर दूर तक नहीं है। भारत मौसम विज्ञान विभाग IMD ने 13 अप्रैल से बेंगलुरु में हल्की से मध्यम बारिश की भविष्यवाणी की है और महीने के अंत तक रहने की संभावना है। कर्नाटका भाजपा के बागी नेता KS ईश्वरप्पा, जिन्होंने शिवमोगा सीट से स्वतंत्र उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ने की कसम खाई थी, ने लोकसभा चुनाव के प्रचार के दौरान प्रधानमंत्री मोदी की तस्वीर का उपयोग करने के संबंध में जिला अदालत में एक कैबिनेट याचिका दायर की। उन्होंने शुक्रवार को कैबिनेट अर्जी दायर की, जिसमें अदालत के निर्देश की उम्मीद की गई कि अगर भाजपा नेताओं ने इस संबंध में याचिका दायर की है तो पीएम मोदी की तस्वीरों का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। इस संबंध में भाजपा के शिवमोगा उम्मीदवार और सांसद BY राघवेंद्र और ईश्वरप्पा के बीच पहले से ही वाकयुद्ध जारी है। राघवेंद्र ने चुनाव प्रचार के दौरान पीएम मोदी की तस्वीरें इस्तेमाल करने पर ईश्वरप्पा का मजाक उड़ाया था। इस पर प्रतिक्रिया देते हुए ईश्वरप्पा ने कहा था कि पीएम मोदी राघवेंद्र के पिता की संपत्ति नहीं है। ईश्वरप्पा हावेरी सीट से लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए अपने बेटे KE कामथेरा को टिकट नहीं देने के भाजपा के फैसले से नाराज हैं। हालांकि ईश्वरप्पा बीजेपी उम्मीदवार राघवेंद्र को हराने के लिए शिवमोगा से चुनाव लड़ रहे हैं, जो पूर्व CM VS येडियुरप्पा के बेटे हैं। ईश्वरप्पा ने कहा है कि येडियुरप्पा ने उन्हें धोखा दिया है। ईश्वरप्पा ने येडियुरप्पा के एक और बेटे BY विजेंद्र को कर्नाटका बीजेपी प्रमुख के पद से हटाने की भी कसम खाई है। केंद्रीय संसदीय कार्य, कोयला और खान मंत्री प्रहलाद जोशी ने चीन की पीपुल्स लिबरेशन आर्मी PLA द्वारा लद्दाख में घुसपैठ को लेकर प्रधानमंत्री मोदी पर अफीम से प्रेरित नींद वाले तंज के लिए AICC अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की आलोचना की है। उन्होंने कांग्रेस पार्टी प्रमुख पर हमला करने के लिए एक परोक्ष रूप से देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू का नाम घसीटा। जोशी ने खड़गे को लोकतांत्रिक रूप से निर्वाचित और सबसे लोकप्रिय प्रधानमंत्री के रूप में भाषा के उपयोग पर चेतावनी दी और पलटवार किया कि कांग्रेस प्रमुख को जल्दबाजी में किसी की आलोचना करते समय भाषा पर ध्यान देना चाहिए, वह भी देश के प्रधानमंत्री के बारे में बोलते समय। खड़गे की टिप्पणी पर तीखी प्रतिक्रिया देते हुए बीजेपी नेता ने कहा, मैं AICC प्रमुख के प्रति ऐसी गंदी भाषा का इस्तेमाल नहीं करना चाहता, क्योंकि मोदी निर्वाचित है और देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री हैं। इसलिए खड़गे जी को समझना चाहिए कि वह किस तरह की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि वह तथाकथित ग्रैंड ओल्ड पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। कांग्रेस पर सवाल उठाने के लिए परोक्ष रूप से नेहरू का नाम लाते हुए जोशी ने कहा, मैं पूछूंगा कि 1962 में जब चीन ने 34,000 वर्ग किलोमीटर जमीन हड़प ली थी तो किसने अफीम खाई है। रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें KP News 24/7।
ब्रेक के बाद स्वागत है आपका, देखते हैं समाचार। कांग्रेस को आड़े हाथों लेते हुए आज प्रधानमंत्री मोदी ने शनिवार को कहा कि कांग्रेस के घोषणा पत्र में वही सोच झलकती है जो आजादी के आंदोलन के समय मुस्लिम लीग में थी। मोदी ने कहा कि कांग्रेस के घोषणा पत्र में पूरी तरह मुस्लिम लीग की छाप है और इसका जो कुछ हिस्सा बचा हुआ है उसमें वामपंथी पूरी तरह हावी हो चुके हैं। कांग्रेस इसमें दूर दूर तक दिखाई नहीं देती है। प्रधानमंत्री मोदी ने सहारनपुर में एक चुनावी सभा को संबोधित करते हुए कहा, आजादी की लड़ाई लड़ने वाली कांग्रेस तो दशकों पहले ही समाप्त हो चुकी है। अब जो कांग्रेस बची है उसके पास न दहशत में नीतियां हैं और न ही राष्ट्र निर्माण की दृष्टि। कल कांग्रेस ने जिस तरह का घोषणा पत्र जारी किया है उससे साबित हो गया है कि आज की कांग्रेस आज के भारत की आशाओं आकांक्षाओं से पूरी तरह से कट चुकी है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के घोषणा पत्र में वही सोच झलकती है जो आजादी के आंदोलन के समय मुस्लिम लीग में थी। कांग्रेस के घोषणा पत्र में पूरी तरह मुस्लिम लीग की छाप है और इसका जो कुछ हिस्सा बचा रह गया है उसमें वामपंथी पूरी तरह हावी हो चुके हैं। कांग्रेस इसमें दूर दूर तक दिखाई नहीं देता है। कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र पर मुस्लिम लीग की छाप होने की संबंधी प्रधानमंत्री मोदी की टिप्पणी को लेकर शनिवार को पलटवार करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री अपने इतिहास से परिचित नहीं है, क्योंकि वह कोई और नहीं बल्कि जनसंघ के संस्थापक श्यामा प्रसाद मुखर्जी थे, जो 1940 के दशक की शुरुआत में लीग के साथ बंगाल में गठबंधन सरकार का हिस्सा थे। पार्टी महासचिव जयराम रमेश ने भाजपा पर विभाजन की राजनीति करने का भी आरोप लगाया। प्रधानमंत्री ने शनिवार को सहारनपुर में एक चुनावी सभा में कहा कि कांग्रेस के घोषणा पत्र में वही सोच झलकती है जो आजादी के आंदोलन के समय मुस्लिम लीग में थी। पीएम मोदी ने यह भी कहा कि कांग्रेस के घोषणा पत्र में पूरी तरह मुस्लिम लीग की छाप है और इसका जो कुछ हिस्सा बचा रह गया है उसमें वामपंथी पूरी तरह हावी हो चुकी हैं। रमेश ने कहा कि कांग्रेस नहीं बल्कि भाजपा विभाजन की राजनीति में विश्वास करती है और ऐसा करती भी है। बता दें कि इससे पहले शुक्रवार को भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस के घोषणा पत्र को झूठ का पुलिंदा बताया था। कांग्रेस पर आरोप लगाते हुए कि भाजपा ने कहा था कि देश में दशकों तक शासन करने वाली इस पार्टी ने विधानसभा और लोकसभा चुनाव के लिए अपने घोषणा पत्र में किए गए किसी भी वादे को पूरा नहीं किया। भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने कहा है कि मतदाताओं के बीच भ्रम पैदा करने के लिए कांग्रेस इस तरह का चुनावी घोषणा पत्र लेकर आई है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने शुक्रवार को टीवी न्यूज चैनल CNN न्यूज 18 को दिए इंटरव्यू में आतंकवाद को लेकर बड़ी बात कही। राजनाथ सिंह ने कहा है कि भारत में आतंकवादी गतिविधियों को अंजाम देने की कोशिश करने के बाद सीमा पार से भागने वाले किसी भी व्यक्ति को खत्म करने के लिए भारत पाकिस्तान में घुसकर मारेगा। राजनाथ सिंह का हिंदी में साक्षात्कार ब्रिटिश अखबार द गार्जियन के रिपोर्ट प्रकाशित करने के एक दिन बाद आया है, जिसमें दावा किया गया है कि भारतीय खुफिया एजेंसियों ने विदेशी धरती पर रहने वाले आतंकवादियों को खत्म करने की एक व्यापक योजना के तहत 2020 से पाकिस्तान में लगभग 20 लोगों को मार गिराया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने CNN से कहा कि अगर कोई आतंकवादी देश की शांति भंग करने की कोशिश करेगा तो हम उसका मुंहतोड़ जवाब देंगे। अगर वे आतंकवादी पाकिस्तान वापस भागेंगे तो उनको हम पाकिस्तान में घुसकर मारेंगे। उन्होंने कहा, प्रधानमंत्री ने जो भी कहा है वह बिल्कुल सच है। भारत इतना शक्तिशाली है और पाकिस्तान भी यह समझने लगा है। राजनाथ सिंह ने यह भी कहा कि भारत अपने सभी पड़ोसियों के साथ अच्छे संबंध बनाए रखने का इरादा रखता है। भारत ने कभी भी किसी देश पर हमला नहीं किया है या उनके क्षेत्र पर कब्जा करने की कोशिश नहीं की है, लेकिन अगर कोई भारत या उसकी शांति को खतरा पहुंचाता है तो उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। अब वक्त एक और छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें KP News 24/7। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका, देखते हैं समाचार। कांग्रेस पार्टी ने आज उत्तर और दक्षिण गोवा के संसदीय क्षेत्रों के लिए उम्मीदवारों की सूची जारी की। साथ ही मध्य प्रदेश के मुरैना, खंडवा और ग्वालियर और दादर एवं नागर हवेली ST के लिए भी उम्मीदवारों की घोषणा की गई है। गोवा से मौजूदा कांग्रेस सांसद फ्रांसिस्को सरदिन्हा को पार्टी ने इस बार उम्मीदवारों की लिस्ट से हटा दिया है। कांग्रेस के मध्य प्रदेश के मुरैना से सतपाल सिंह सिकरवार, ग्वालियर से प्रवीण पाठक और खांडवा से नरेंद्र पटेल को चुनाव मैदान में उतारा है। वहीं नॉर्थ गोवा सीट से रमाकांत खलक और साउथ गोवा सीट से कैप्टन विरियाटो फर्नांडिस को कांग्रेस से टिकट दिया है।
दादरा एंड नागर हवेली एसटी से अजीत रामजी भाई महिला कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ेंगे। कांग्रेस के भीतर चली भारी कश्मकश में के बाद 3 उम्मीदवारों के नाम तय कर दिए गए हैं। तीनों उम्मीदवार पहली बार लोकसभा का चुनाव लड़ने जा रहे हैं। राज्य में लोकसभा की 29 सीटें हैं। इनमें से 88 सीटें कांग्रेस के खाते में हैं और 1 सीट आपसी समझौते के तहत समाजवादी पार्टी की हो गई है। कांग्रेस ने अब सभी 28 सीटों पर अपने उम्मीदवारों के नाम तय कर दिए हैं। 3 सीटों के लिए काफी खींचातान चल रही थी और उम्मीदवारों का फैसला नहीं हो पा रहा था। आखिरकार शनिवार को शेष 3 उम्मीदवारों के नाम का फैसला किया गया। वहीं समाजवादी पार्टी के उम्मीदवारों का खजुराहो संसदीय क्षेत्र से नामांकन निरस्त हो गया। राष्ट्रीय जनता पार्टी आरजेडी के प्रमुख लालू प्रसाद की मुश्किलें बढ़ गई हैं। ग्वालियर की एमपी एमएलए कोर्ट ने गिरफ्तारी वारंट जारी कर यह वारंट आर्म्स एक्ट के मामले में जारी किया है। यह मामला 1995 से 1997 का है। इसमें फॉर्म 16 के तहत हथियारों की सप्लाई का आरोप लगा है। पुलिस की जांच में लालू प्रसाद का नाम सामने आया है। साथ ही यह पता चला कि लालू प्रसाद कोई और नहीं बल्कि बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री हैं। एडीपीओ अभिषेक मल्होत्रा ने बताया कि न्यायिक मजिस्ट्रेट एमपी एमएलए ग्वालियर द्वारा लालू प्रसाद के खिलाफ स्थायी गिरफ्तारी वारंट के आदेश जारी किए गए हैं। मामला साल 1995-97 का है, जिसमें फर्जी दस्तावेजों के आधार पर आर्म्स डीलर से हथियार खरीदे गए थे और कुल 23 आरोपियों के खिलाफ पत्र पेश किए गए थे। आरोपी लालू प्रसाद को फरार घोषित किया गया था। जानकारी के मुताबिक पुलिस की जांच में पता चला है कि 1995 और 97 में फर्जी दस्तावेजों के जरिए कुल 3 फार्मों से हथियार और कारतूस खरीदे गए थे। इस मामले में लालू प्रसाद समेत कुल 23 आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दायर की गई थी। आरोपियों में से 2 की मौत हो चुकी है और 14 फरार है। पुलिस ने इस मामले में 1998 में चार्जशीट दाखिल की। लालू प्रसाद का मामला एमपी एमएलए कोर्ट में ट्रांसफर किया गया। कोर्ट जब इस बात को लेकर आश्वस्त हो गई कि संबंधित शख्स लालू प्रसाद की पूर्व मुख्यमंत्री हैं, तब उनके गिरफ्तारी वारंट जारी किया गया। रूस यूक्रेन युद्ध लगातार घातक होता जा रहा है। यूक्रेन के पलटवार के बाद रूस ने एक बार फिर यूक्रेनी शहर यार्किव पर बड़ा हमला किया है। अधिकारियों का कहना है कि खार्किव पर रूसी हमले में 6 लोगों की मौत हो गई है और 10 से ज्यादा घायल हुए हैं। क्षेत्रीय अधिकारियों ने कहा है कि खार्किव यूक्रेन का दूसरे सबसे बड़े शहर है। यहां रूसी हमले में शनिवार तड़के अचानक कोहराम मच गया। यूक्रेन की राष्ट्रीय पुलिस ने कहा है कि हमला ड्रोन से किया गया था। इसमें शहर की सड़कों और इमारतों के बगल में लगी आग की तस्वीरें प्रकाशित की गई, जो हालात को बताने के लिए काफी हैं। खार्किव के मेयर इहोर तेरेखो ने टेलीग्राम मैसेजिंग ऐप पर कहा, आज सुबह तक शेवचेनक्विस्की जेल में रात के हमले परिणाम स्वरूप 6 लोग मारे गए और 10 घायल हो गए। इजराइल हमास युद्ध के बीच अब इजराइल और ईरान में भी जंग की आशंका बढ़ गई है। इसके चलते अमेरिका हाई अलर्ट पर है। अगर ऐसा हुआ तो तीसरे विश्व युद्ध की आशंका और अधिक प्रबल हो जाएगी। बता दें कि बीते हफ्ते सीरिया में ईरानी दूतावास पर इजरायली एयर स्ट्राइक में ईरान के 7 कर्मियों की मौत हो गई। इसके बाद से ईरान युद्ध की तैयारियां में जुट गई है। इजराइल और ईरान के बीच हमास युद्ध शुरू होने के बाद से ही तनाव चरम पर है और ईरान गाजा में इजरायली हमले का विरोध करता रहा है। मगर युद्ध नहीं रोकने की सूरत में ईरान समर्थित चरमपंथी और आतंकी गुट इजराइल पर हमला कर रहे हैं। इसमें मलेशिया, हिजबुल्लाह और हूथिया जैसे आतंकवादी गुट शामिल हैं। उल्लेखनीय है कि ईरान इजराइल छाया युद्ध की जड़ें 1969 में ईरान के अंतिम राजा शाह मोहम्मद रजा पहलवी की तख्तापलट से जुड़ी हैं। 6 महीने से आतंकी संगठन हमास के खिलाफ जंग लड़ रहे इजराइल को अब एक और मोर्चा मजबूत करने की जरूरत है। फिर से एक नजर आज की सुर्खियों पर। बीदर शहर में पारा 49 से 40 डिग्री दर्ज, जिले के कुछ भागों में 42 डिग्री के पार। डॉक्टर बीआर अम्बेडकर जयंती सरल रूप से मनाए, डॉक्टर डीसी गोविंद रेड्डी ने कहा। बेंगलुरु में 38 डिग्री सेल्सियस तापमान के साथ साल का सबसे गर्म दिन रिकॉर्ड किया गया। बीजेपी के बागेश्वरप्पा ने प्रचार के लिए पीएम मोदी की तस्वीर के इस्तेमाल पर कैबिनेट याचिका दायर की। सहारनपुर में बोले पीएम मोदी, कांग्रेस के घोषणा पत्र में पूरी तरह मुस्लिम लीग की छाप। मुस्लिम लीग से श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने किया गठबंधन, पीएम मोदी के बयान पर कांग्रेस की तीखी प्रतिक्रिया। केपी न्यूज के बुलेटिन में आज इतना ही। देखते रहिए केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।